प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया अंतिम पड़ाव में पहुंच गई है। मतदान शुरू होने में एक दिन का समय बाकी है। चुनाव प्रचार थम चुका है। ये देखना दिलचस्प रहेगा कि इस बार चुनाव प्रचार कैसा रहा, चुनाव आयोग की कारगुजारी कैसी रही और वोटर को लुभावने के लिए क्या दावपेच अपनाए गए, क्या मुद्दे हैं जिन पर राजनीतिक मंच पर विचार किया गया। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार शुरू हुआ तो भ्रष्टाचार ऐसा मुद्दा था जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। भ्रष्टाचार ने वैसे चाहे पूरे देश को निराश किया है, लेकिन चुनाव के दौरान इसने मुद्दे के तौर पर किसी को निराश नहीं किया। सभी जमकर इसके खिलाफ बोले। अपना दामन छुपाकर दूसरों के दामन की तलाशी खुर्दबीन से ली गई। बड़े नेताओं की साख दांव पर लगी थी तो सभी ने चुनाव प्रचार में जमकर सर्दी के मौसम में चने खा खा कर पसीना बहाया। भला वीरभद्र और धूमल से बेहतर इस बात को कौन जान सकता है। सड़क, बागान, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन से लेकर सामाजिक और स्थानीय मुद्दे सवाल बनकर सियासतदानों के सामने पेश हुए। इस दौरान सियासतदानों ने वादे और दावे करने के मामले में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। एक ऐसा काम था जो सभी ने दिल खोलकर किया। तो कैसा रहा हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियों का प्रचार अभियान और क्या हैं चुनावी मुद्दे और कैसी रही चुनाव आयोग की भूमिका, जानेंगे हमारे संवाददाताओं से जिन्होंने इस दौरान चुनावी गतिविधियों पर अपनी नजर बनाए रखी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं शमशेर चंदेल, संजय मेहता, किरणदीप और शिमला से मोनिका चौहान। आप सभी का आज की इस चर्चा में स्वागत है। मोनिका, मैं आपसे शुरू करता हूं। जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, इसके बिना और कौन से मुद्दे रहे जो इस चुनाव प्रचार में उभर कर सामने आए? देखिए दलजीत, इस तरह का प्रचार मुझे नहीं लगता हिमाचल की जनता ने कभी देखा होगा। इस इलेक्शन जिस तरह से भ्रष्टाचार एक मुद्दा रहा और डेवलपमेंट बैकफुट लेगी, तो ये कहीं ना कहीं ये जरूर दिखाया कि डेवलपमेंट लोगों के बीच में इशू नहीं रहा है, या फिर पॉलिटिक्स में जो जिस तरह से जिस तरह से एलिगेशंस लगाए गए, काउंटर एलिगेशंस लगाए गए, तो भ्रष्टाचार जो था वो कहीं ना कहीं लीड किया है मुद्दा इस इलेक्शन में। वहीं अगर आप डेवलपमेंट की बात करो, डेवलपमेंट भी जरूर रही है। जैसे कि हम जुब्बल कोटखाई के रोड पे गए, ये बहुत बड़ा मुद्दा था यहाँ पर कि जो उभर कर आया है। रोड्स वहां पर बहुत बड़ा मुद्दा था, हालत खराब थी रोड्स की उस एरिया में। वहीं पे अगर आप चौपाल की बात करें, वो भी एक ऐसा एरिया रहा है अभी तक कि जहां पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों को, वो अभी तक नहीं मिल पाई है। वहां पर पिछले टेन्योर से 2 टेन्योर से उनके जो वहां के एमएलए रहे हैं, उनके अगेंस्ट कुछ ना कुछ लोगों में गुस्सा जरूर है, लेकिन इतना जरूर है कि भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जो उभर के यहाँ पर बाहर आया है। और इस तरह का कैंपेन हिमाचल के लोगों ने नहीं देखा। नहीं, हिमाचल का जो इस टाइम की कैंपेनिंग थी, एक पॉलिटिकल लेवल पे अगर आपने देखा तो यहाँ पर जो नेशनल लीडर्स हैं उन्होंने अपने पॉलिटिकल स्कोर्स भी यहाँ पर सेटल करने की कोशिश की। बड़े बड़े नेता है, एक दूसरे के एलिगेशंस लगे, काउंटर एलिगेशंस लगे, और बहुत ही हाईटेक कलरफुल जो कैंपेन यहाँ का रहा है अभी तक। और जिस तरह का मीडिया का यहाँ पर रोल था, इस तरह का रोल जो हम लोगों ने जो लोगों से सुना, कहा, तो उन्होंने कहा कि इस तरह का हाईटेक और कलरफुल कैंपेन उन्होंने अभी तक हिमाचल में नहीं देखा। शमशेर, जैसा कि मोनिका ने इशारा किया है कि इस बार का जो कैंपेन था वो बहुत अलग सा था। आपने कई बार इलेक्शन कवर किए हैं हिमाचल में और साथ के और स्टेट्स में, पंजाब में, हरियाणा में भी कवर किए हैं। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? आपको कैसे अलग लगता है, क्या नुक्ते हैं इसके लिए? देखिए, कुल्लू का दशहरा था, उसे काफी उसने कलरफुल बनाया कैंपेन को, मगर इन द यूजुअल सेंस फेस्टिव नहीं था। जैसे पहले फेस्टिव एटमॉस्फेयर होता था ड्यू टू दी पॉलिटिकल पार्टीज, ड्यू टू कांग्रेस, ड्यू टू बीजेपी, और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती थी एक फेस्टिव एटमॉस्फेयर बनाती थी, वो मिसिंग था। मगर कलरफुल इन द सेंस के इलेक्शन कमीशन ने खुद उसे कलर दिया था, लोगों को इन्वॉल्व किया था, और काफी जो लोकल सिंगर्स है, लोकली फेम्ड सिंगर्स है, उनके थ्रू उसे कलरफुल बनाया। तो उस तरह से वो काफी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, तो उस तरह से ये काफी कलरफुल था। मगर उसका दूसरा पहलू इस चुनाव का ये था कि लोगों ने काफी चुप्पी साधी हुई थी, और देयर वाज अ लॉट ऑफ साइलेंस इन द कैंपेन, इन द सेंस दैट द वोटर्स वर साइलेंट। पहले आप देखते थे कि वोटर्स
थोड़ा बहुत नाम ले लेते थे कि इस पॉलिटिकल पार्टी की जीत हो सकती है या फलानी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट जीत सकता है, मगर इस बार वो कंप्लीटली साइलेंट थे। और साइलेंस का, अगर चुप्पी का मतलब देखा जाए तो उसका मतलब है कि उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो किसको वोट देंगे, मगर बताएंगे नहीं। तो द डिसीजन इज टेकन बट इट विल रिमेन रिजर्व विद देम। और 4 नवंबर को वो किसको वोट देंगे उसके बाद ही पता लग पाएगा कि वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी यहां जीतती है। जी किरणदीप, आपने भी बहुत पास से इस कैंपेन को देखा है, आपने कई बार इसके बारे में बात की है कि इस बार का जो कैंपेन है वो काफी अलग था। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे अलग था? शमशेर ने जो बात कही है, मोनिका ने जो बात कही है, उससे आपकी जो अक्सर आपने बात कही है कि अलग है कैंपेन, उसकी पुष्टि होती है। आप क्या कहेंगे? मोनिका और शमशेर ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि इस तरह की जो कैंपेन थी, जो एक आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चला जो हिमाचल इलेक्शन के अंदर, इस तरह का जो दौर पहले कभी भी हिमाचल इलेक्शन में नहीं देखा गया। दलजीत, जो स्टार्टिंग हुई जो आरोप और प्रत्यारोप के दौर की, ये वीरभद्र सिंह पे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, इनके ऊपर पहले जो आरोप लगाए गए, उसके जिस तरह से मीडिया ने उसको कवरेज दी, वो नेशनल लेवल पे जो कवरेज मिली, इससे पहले इस तरह की जो इलेक्शन कवरेज कभी भी नहीं हुई थी। उसके बाद जब वीरभद्र के बाद जब बीजेपी की बारी आई तो बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है नितिन गडकरी, उन पर आरोप लगे, वो भी मुद्दा हिमाचल इलेक्शन में आ गया। उसके बाद जिस तरह की जो स्टाइल ऑफ एक कैंपेनिंग चली बीजेपी की तरफ से, अरुण जेटली आए, उन्होंने वीरभद्र पर एलिगेशन लगाए। उसके बाद जो सोनिया गांधी, अपने राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया, उन्होंने जो पलटवार किया, उनका कहना यह था कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट या लोकपाल बिल कौन लेके आया है, कांग्रेस लेके आया है। उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी आ गए, नरेंद्र मोदी ने फिर एक बार कांग्रेस पे अटैक किया। और इसके बाद जिस तरह के जो मुद्दे सामने आए, तो जो करप्शन एक बहुत बड़े मुद्दे के रूप में सामने आया है। पर दिलजीत, देखने की जो दिलचस्प बात इस बार यह रहेगी कि करप्शन का मुद्दा इतने जोरों पर आया है, इतने बड़े लेवल पर आया है, पर क्या सचमुच में जो करप्शन का मुद्दा है वो वोट पे भी असर डालेगा या नहीं डालेगा? किरणदीप, यहां तक जो दूसरा राष्ट्रीय नेताओं का मसला है और भ्रष्टाचार के साथ साथ दूसरे मुद्दों का मसला है, वो तो आपने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। लेकिन जो मैं पूछना चाहता था वो ये था कि हिमाचल में जो इस बार चुनाव प्रचार हुआ वो देखने में कैसे अलग था इस बार? देखिए दिलजीत, ऐसा है कि देखने में एक तो जो स्टाइल ऑफ कैंपेनिंग था वो पिछले से जो विधानसभा चुनाव होते थे उनसे काफ़ी अलग इस तरह था कि जो एग्रेसिव तरह की जो कैंपेन थी वो दोनों तरफ से इस बार हुई। जितने भी पंजाब के साथ लगते हुए इलाके अगर हम बात करें तो जो किसी भी चाहे पार्टी के अगर कैंडिडेट की हम बात करें, अगर नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 300 से 400 गाड़ियां कैंडिडेट के साथ देखी जा सकती थी। और जो बड़े बड़े नेताओं को यहाँ पे लाया गया हिमाचल के अंदर, इसलिए क्योंकि जो एक आरोप और प्रत्यारोप लग रहे थे उनको काउंटर करने के लिए। तो इस बार के जो इलेक्शन है इस बार के जो बहुत ज्यादा भिन्न है, क्योंकि जो अगर हम बात करें कांग्रेस कांग्रेस प्रेसिडेंट की वीरभद्र सिंह की, तो वो लोकल मुद्दों के ऊपर वो कर रहे थे। अगर चीफ मिनिस्टर प्रेम कुमार धूमल की बात करें तो वो लोकल मुद्दों पर वो कर रहे थे। पर जो नेशनल लीडर जितने भी यहाँ पर आ रहे थे वो नेशनल मुद्दों पर फोकस कर रहे थे। दोनों पार्टियों की तरफ से था, भाजपा की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से की भी। जो नेशनल लीडर आएंगे वो नेशनल पॉलिटिक्स की बात करेंगे और जो लोकल लीडर हैं वो लोकल इश्यूज की बात करेंगे। मेहता जी, हर चुनाव में जो चुनाव आयोग है उसकी भूमिका बहुत अहम रहती है। यहां पर जो कारगुजारी है चुनाव आयोग की वो कैसी रही है, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि ओवरऑल जो अरेंजमेंट रहे हैं चुनाव आयोग के, बहुत पैनी नज़र रही है उनकी पूरे कैंपेन पे। और उसके अलावा हिमाचल में दरअसल एक दूसरे किस्म का एरिया है, जहाँ पे पहाड़ी इलाके हैं, दूर दराज के इलाके हैं और काफ़ी इलाके ऐसे हैं जो सड़क से काफ़ी हद तक कटे हुए हैं। तो वहाँ पर इलेक्शन मटेरियल पहुँचाना वो भी एक बड़ा मुश्किल भरा काम है। तो वो सारे काम जो है वो इलेक्शन कमीशन ने अपने बड़े अच्छे अरेंजमेंट्स करके उनको करने की कोशिश की जा रही है। कई जगह तो परसों के लिए पार्टीज जो हैं वो आज ही रवाना कर दी गई हैं, बाकी कल सुबह हो जाएंगी। जो पोलिंग बूथ हैं स्पेशली जो ऊपरी हिमाचल यानी कि लाहौल स्पीति के आसपास की बात करें तो वहाँ पर जो है ज़्यादा टफ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हालांकि अभी तक मौसम विभाग ने ये क्लियर कर दिया है कि बर्फबारी के आसार नहीं है या मौसम के बिगड़ने के आसार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये कोशिश की जा रही है कि अरेंजमेंट रखा जाए सो दैट कि अगर कुछ मौसम खराब होता है या बर्फबारी होती है तो उस केस में इलेक्शन के बाद जो इलेक्शन रिलेटेड मटेरियल है, ईवीएम है, उनको सेफ वहाँ से निकाला जा सके। उसके लिए वहाँ पे हेलीकॉप्टर भी डिप्लॉय किए गए हैं।
जी संजय जी, आपकी बात शुरू होगी। मोनिका, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वहां पर जब अब कैंपेन खत्म हो गई है तो जो पॉलिटिकल लोग हैं वो कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि खासतौर पे टर्न आउट कैसा रहेगा, इसके बारे में क्या एंटिसिपेशन है? देखिए, अब जिस तरह से कैंपेनिंग खत्म हो गई है, नाउ द बैटल इज ओवर टू वोटर्स, दैट्स फॉर श्योर। काफी एंजाइटी रही होगी जितने भी यहाँ पर जितने भी लीडर्स है, पॉलिटिकल लीडर्स है, उनको जितने लीडर्स है अब उनको स्टार कैंपेनर और जितने जिस सेगमेंट्स को वो बिलोंग करते हैं वो उनको अपने सेगमेंट में ही रहने को बोला गया है। वो अब वहां से बाहर नहीं निकल सकते। जो भी है डोर टू डोर कैंपेनिंग हो सकती है, लेकिन वो अपने सेगमेंट से बाहर नहीं जा सकते, स्टार कैंपेनर स्पेशली। लेकिन एंजाइटी जरूर रहेगी। और एक तरह से अब जिस तरह से शमशेर ने कहा, चुप्पी जरूर साधी हुई है लोगों ने। यहाँ पर वोटर साइलेंट है। हमने पीछे कॉन्स्टिट्यूएंसी वॉच भी किया, काफी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम घूमे। लोग इस बार ओपनली आके बता नहीं रही है कि वो किसको वोट करेंगे। कहीं ना कहीं एक हमने जितने लोगों से बात करनी चाहिए वो इर्द गिर्द करके कहते थे कि वोट देंगे, लेकिन किसी ने ओपनली आके नहीं बताया, एक्सेप्ट फॉर फ्यू जो वो कार्डर वोट है उन लोगों ने। लेकिन चुप्पी साधी है, इसलिए कहीं ना कहीं ये चीज पॉलिटिशियंस को भी पता है, लीडर्स जो कंटेस्ट कर रहे हैं, कैंडिडेट्स जो कंटेस्ट कर रहे हैं, उनको भी पता है कि उतनी क्लियर नहीं है उनको भी इमेज या पिक्चर, क्योंकि जिस तरह से चुप्पी साधी गई है। और वो भी एंजाइटी काफी ज्यादा है। टच एंड गो मोस्ट ऑफ द एरियाज में है, नेक ऑन नेक है बिल्कुल कंटेस्ट। तो एंजाइटी जरूर रहेगी जितने भी कैंडिडेट्स है। और जी मोनिका, हिमाचल में आमतौर पे खत्म हो गई है तो जी मोनिका, हिमाचल में आमतौर पे ऐसा रहा है कि वहां पर वोटिंग जो परसेंटेज है वो काफी हाई रहती है, और उसमें भी जो महिलाओं की वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा हाई रहती है। क्या ये ट्रेंड है इस बार भी जारी रहेगा? आपको कुछ लगता है इसके बारे में? कुछ कोई इंडिकेटर आपके पास हो ऐसा? जी, जिस तरह से देखिए, हिमाचली बहुत जो पॉलिटिकली काफी अलर्ट एरिया माना जाता है। लिटरेसी रेट काफी यहाँ पर हाई है और अवेयरनेस है लोगों के बीच में। तो इस बार कोई 45 लाख से भी अबव वोटर्स है, जिसमें से 22 लाख महिलाएं हैं। तो माना जा सकता है कि इस बारी भी वोट कास्ट होगा वो काफी हाई रहेगा, क्योंकि जो एक अवेयरनेस है वो जरूर, इलेक्शन कमीशन में भी इसने काफी अच्छा रोल प्ले किया है लोगों को अवेयर करने के लिए। और जिस तरह से मैंने बोला कि इस बार ही बड़ा डिफरेंट सा कैंपेन रहा है, हाईटेक रहा है, तो मोबाइल फोन ने काफी बड़ा रोल प्ले किया है इन इलेक्शंस में। जो जिस तरह से मैसेजेस पास किए जा रहे हैं, हर इवेंट के मैसेज दिए जा रहे हैं, उसमें से सॉन्ग्स प्ले किए जा रहे थे, कहीं ना कहीं लोगों तक एक मैसेज जरूर जा रहा है कि वोट आपको देना है। और यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन और एडमिनिस्ट्रेशन है शिमला डिस्ट्रिक्ट ने, तो यहाँ तक दे वेंट अप टू द एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए। उन्होंने अपने बच्चों के थ्रू पेरेंट्स को अवेयरनेस करवाने के लिए कि कुछ 25 स्कूल को इस तरह की एक तरह से मीटिंग हुई जो कि बच्चों को जिसमें इन्वॉल्वमेंट की गई, ताकि वो अपने पेरेंट्स के पास जाए और उनको बताए कि कितना जरूरी है वोट करना। तो कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस जरूर है लोगों में, और ये अवेयरनेस भी जरूर करवाई जा रही है यहाँ पर। जी मोनिका, आपने बहुत डिटेल में ये सारी बातें बताई हैं। आपने पूरी इलेक्शन कैंपेन बहुत अच्छे ढंग से कवर की। हमें बहुत कुछ आप ही के थ्रू समझ में आया। आप हमारे साथ जुड़ी इस प्रोग्राम में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहां वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा इसी तरह आगे जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए हुए प्रचार अभियान का जायजा ले रहे हैं। हमारे साथ अभी जुड़े हैं शिमला से निपुण शर्मा, लेकिन हम बात शुरू करेंगे शमशेर से। शमशेर, इस बार जो नेशनल पॉलिटिक्स है, खासतौर पे जिस बहुत जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है केंद्र में, वो भी कहीं ना कहीं जो हिमाचल के चुनाव में रिफ्लेक्ट हुई, वहां के इश्यूज रिफ्लेक्ट हुए, वो अनसर्टेनिटी रिफ्लेक्ट हुई। देखिए, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा था, हिमाचल इस बार अनफॉर्चुनेटली एक बैटलफील्ड बन गया दोनों नेशनल पार्टीज के लिए। और उसमें बैटलफील्ड बना उस वक्त जब हिमाचल के चुनाव थे, तो उसमें दोनों पार्टीज के जो नेशनल लीडर्स थे, चाहे अरुण जेटली थे, चाहे गडकरी थे, चाहे सोनिया गांधी, उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे को बेचने की कोशिश की, जो हमारी समझ में आ रहा है। और उसमें गडकरी पे आरोप लगे, वीरभद्र सिंह पे आरोप लगे। मगर सबसे बड़ा सवाल है कि जो हिमाचल का वोटर है वो इसे कैसे देख रहा है, कि क्या उस
मुद्दे को जो इन लीडर्स ने मार्केट किया है वो क्या खरीद रहा है या उसको रिजेक्ट कर रहा है। और उस बात पर अगर आप ध्यान से देखें तो वोटर्स एकदम साइलेंट है, और जो वो चुप्पी है अधिकतर इसीलिए क्योंकि वो ये नहीं बताना चाहता कि ये जो आप हमें बात बता रहे हैं कि कौन भ्रष्ट है और कौन नहीं है, उसको हम कितना ले ऑन द फेस वैल्यू और कितना ना ले। और उससे जो हमें लग रहा है वो हमें फीलर्स और हिंट ये मिल रहे हैं कि जो लोकल इश्यूज है, जो माइक्रो इश्यूज है, जो डेवलपमेंटल इश्यूज है, वो मुद्दे रहेंगे जिस पर वोट्स पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली फॉर द कांग्रेस प्राइस राइज का जो मुद्दा है, एलपीजी का, गैस का, फ्यूल का, ये सारे कांग्रेस के अगेंस्ट जा सकते हैं, और बीजेपी की भी अगेंस्ट जो मुद्दे जा सकते हैं, वो जो डेवलपमेंट जिसे कहती है और लोग उसे, और विरोधी पार्टी भ्रष्टाचार कहती है, वो उसके अगेंस्ट जा सकते हैं। तो दोनों पार्टीज को जो माइक्रो इश्यूज है वो उन्होंने कैसे हैंडल किए हैं, उस पर लगता है चुनाव का आगे। शमशेर, इस चुनाव में जितनी भी बड़ी रैलियां हुई हैं उनमें नेशनल इश्यूज किसी ना किसी ढंग से आए हैं, खासतौर पे भ्रष्टाचार का मुद्दा और महंगाई का मुद्दा, एलपीजी का मुद्दा और तेल की बढ़ती हुई लगातार कीमतें, ये कहीं ना कहीं पर आई हैं। दूसरी तरफ जब डोर टू डोर कन्वेंसिंग की बात होती है, जब छोटी नुक्कड़ मीटिंग्स की बात होती है, तो उसमें लगता है कि जो लोकल इश्यूज हैं वो ज्यादा उनको तरजीह मिली है। तो आपको क्या लगता है कि इस किस्म की एक बांट की जा सकती है जो कंपेनिंग है उसके अंदर? बिल्कुल बांट की जा सकती है। जो नेशनल इश्यूज है, जैसे मैंने कहा, वो क्या लोग वहां एक्सेप्ट करेंगे कि जो उन्होंने बेचने की कोशिश की है, जो पॉलिटिकली उन्होंने सेल करने की कोशिश की है कि कौन करप्ट है कौन नहीं है, वो लोग एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर रहे हैं या नहीं। जो माइक्रो इश्यूज है, जो खराब रोड्स की स्थिति है या जो शिक्षा या स्वास्थ्य की स्थिति है, उस पर ऐसा लग रहा है कि लोग वोट देंगे। और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हिमाचल में इलेक्शंस थे और जितनी भी एट नेशनल लेवल जितनी भी चीजें हो रही थी, जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही थी, तो उसका सारा जो टर्फ बन गया वो हिमाचल बन गया। मगर सवाल यह है कि वो हिमाचल के जो वोटर्स है 4 नवंबर को किस बात पर वोट देंगे। जी निपुण, आप शिमला से रहकर आपने लगातार इस पूरी जो कैंपेन को कवर किया है। एक तो मुद्दों की बात है कि कौन कौन से मुद्दे इस कैंपेन में आए, वो एक मसला है, लेकिन आमतौर पे देखा जाता है कि कैंपेन के दौरान जो वोटर तक पहुंच करने के लिए, उसको अप्रोच करने के लिए अलग अलग किस्म के दाव पेच अपनाए जाते हैं, जिसमें जैसे पंजाब में जो हमने एक्सपीरियंस देखा था उसमें शराब से लेके पैसों तक की बात अक्सर होती रही थी। इस मामले में हिमाचल का जो चुनाव प्रचार है वो कैसा रहा? जी देखिए दलजीत, बिल्कुल सही बात है। पंजाब और ये हिमाचल सटे हुए राज्य हैं, और उनके साथ साथ जिस तरह से ये शराब और पैसे वाली जो अलग से एक गलत राजनीति का, गलत चुनाव प्रचार का जो हिस्सा बनने का, तो उसका भी एक कहीं ना कहीं ये इसका जो छिटपुट जो नजर आया है हिमाचल प्रदेश में पिछले काफी दिनों से। यहाँ हिमाचल में चुनाव आयोग ने जो सख्ती बरती है उसके कारण काफी मात्रा में काफी मात्रा में पैसा पकड़ा गया है और शराब पकड़ी गई है। तो कहीं ना कहीं जो, जैसे मेरी सहयोगी मोनिका कह रही थी कि एक कलरफुल चुनाव प्रचार सामने देखने में आया, तो उसके साथ साथ एक अलग से कलरफुल चुनाव प्रचार के साथ साथ ये पैसे और शराब की जो राजनीति है वो भी कहीं ना कहीं प्रदेश के कई हिस्सों में देखने में मिली है, जो बिल्कुल गलत है। जी निपुण, एक जो अभी तक चुनाव प्रचार है उसमें ये सारी बातें जो आपने कही हैं वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही हैं, लेकिन इनका चुनाव प्रचार के खत्म होने के साथ कुछ लेना देना नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये जो रुझान है खासतौर पे पैसे का और या नशे का, ये आने वाले दिनों में चुनाव तक इसका कुछ खदशा है कि ये बढ़ सकता है? जी बिल्कुल, इसका खदशा बिल्कुल है कि ये बढ़ सकता है, क्योंकि जितना भी यहाँ का पहाड़ी इलाका है तो इस पर कहीं ना कहीं यहाँ पे जो छिटपुट लोग, जो शरारती असामाजिक तत्व हैं, इस बात को जरूर करने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन चुनाव आयोग की जो इस बार इन विधानसभा चुनावों में पहली बार जो एक सकारात्मक कदम उठाया गया है, जिस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेज की रिक्रूटमेंट की गई है, तो उनकी सख्ती के चलते शायद इस बात पर कहीं ना कहीं लगाम लग सकती है। जी मैं मेहता जी के पास जाना चाहूंगा। मेहता जी, आपने बहुत जो अरेंजमेंट हैं इलेक्शन के उनको बहुत पास से देखा है, जो इलेक्शन कमीशन ने अरेंजमेंट किए हैं खासतौर पे चुनाव के दिन जो सिक्योरिटी का बंदोबस्त है उसके बारे में आप बताइए। दलजीत, सिक्योरिटी के बारे में जो है अगेन बहुत इलेबरेट अरेंजमेंट किए गए हैं। सबसे पहली बात यह है कि इस पर जो है हाइपर सेंसिटिव बूथ का नंबर पहले से ज़्यादा है। 767 बूथ जो हैं वो हाइपर सेंसिटिव डिक्लेयर किए गए हैं और 1310 बूथ जो है सेंसिटिव डिक्लेयर किए गए हैं। मेजर ये बूथ जो है कांगड़ा और शिमला में हैं। उसके अलावा जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें भी हैं थोड़े बहुत, लेकिन मेजर इन 2 जगहों पे है। तो
एक तो ये उनको हैंडल करना सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत बड़ी बात है। टोटल 20,000 के आसपास फोर्स लगाई जाएगी, जिसमें से 14,000 के आसपास तो स्टेट पुलिस रहेगी, 6,000 के आसपास जो है सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस ली गई हैं। जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है उनकी बेसिकली ये ड्यूटी रहेगी है कि वो नाका भी लगाएंगे और उसके अलावा जो है वो चेकिंग करेंगे। कहीं पे अगर इलीगल तरीके से लिकर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके लिए वो स्पेशल चेकिंग करेंगे। उसके अलावा 3 स्टेट्स हैं जो हिमाचल के साथ बॉर्डर लगते हैं, पंजाब, उधर से JNK और तीसरा उत्तराखंड। इन तीनों स्टेट्स में स्पेशली उत्तराखंड और JNK जहाँ पे डोडा डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री लगती है हिमाचल के साथ, इन दोनों जगह जो है वहाँ की सरकारों से ये रिक्वेस्ट की गई है कि वो भी अपने तौर पे चेकिंग करें और यहाँ से हिमाचल की जो फोर्सेज हैं। जी मेहता जी, बात आपकी बिल्कुल स्पष्ट होगी। किरणदीप, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस बार जो इलेक्शन कमीशन की जो परफॉर्मेंस रही है वो कैसी रही है? काफी इस बार उससे संतुष्टि वाली बात लगती है। हाँ दलजीत, ऐसा है कि इस बार काफी जो चाहे लिक्वर की बात करें चाहे ड्रग्स के अगर सीजर की बात करें तो इलेक्शन कमीशन जो है वो काफी एक्टिव रहा है। और इसका सबसे ज्यादा ये रहा है कि जो नोटिस वगैरह भी इशू हुए उससे इलेक्शन में ये फर्क पड़ता है कि जितनी भी वायलेशन के जो ज्यादा चांसेस होते हैं, अगर इलेक्शन कमीशन एक्टिव होता है तो पोलिटिकल पार्टी पर इसमें काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता है। और जितनी भी वायलेशन हो, चाहे लिक्वर स्मगलिंग की बात हो, चाहे पैसे देने की बात हो, तो इस पर काफी हद तक रोक लगी है। जी किरणदीप, आपकी बात बिल्कुल स्पष्ट होगी कि इस बार इलेक्शन कमीशन काफी एक्टिव रहा है। जो वहां पर बहुत सीनियर लीडर हैं से लेकर जूनियर लीडर तक, वो भी बहुत एक्टिव रहे हैं। उन्होंने कैंपेन किया और लोगों ने बहुत एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट किया है, कैंपेन को सुना है। अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो इसी मुस्तैदी के साथ वोट भी डालेंगे। आप सारे, शमशेर, मेहता जी, निपुण, केडी, आप सारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम आज का प्राइम यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।